हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो मेजर अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो अपडेट है ये एटैक्स को लेकर है, जो कि डोमेस्टिकली डिज़ाइंड और डेवलप्ड हॉविट्ज़र है या फिर आर्टिलरी गन है। तो हमने 2 दिन पहले बात करी थी MGS के बारे में, यानी कि माउंटेड गन सिस्टम के बारे में, और हमने बताया था कि कैसे ये दुनिया की मोस्ट कैपेबल गन से कंपैरेबल है और प्राइस में सबको बीट करती है। उस समय भी हमने ये बताया था कि MGS बेसिकली एटैक्स पर ही बेस्ड है और एटैक्स खुद काफ़ी कैपेबल गन है, इसलिए जो MGS है ये भी कैपेबल है। तो इसी साल मार्च में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था करीबन 307 एटैक्स को प्रिक्योर करने के लिए। साथ में इनके साथ 327 6x6 गन टोइंग व्हीकल्स का भी प्रिक्योरमेंट किया जा रहा है, जिसको हमने MGS की वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये थोड़ी हैवी गन है जिसके लिए आपको स्पेशल गन टोइंग व्हीकल चाहिए। तो इनके साथ वो भी परचेज किए जा रहे हैं, जो कि 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल होंगे और 327 के नंबर्स में है। तो इसको लेकर जो अपडेट आया है वो ये आया है कि जो पहली रेजिमेंट है एटैक्स की, जिसके अंतर्गत 18 एटैक्स सर्विस में इंडक्ट करी जानी है, इनको सारे टेस्ट खत्म करने के बाद फरवरी 2027 में सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद इंडक्शन में करीबन 2 साल का समय यहाँ पर लगेगा। तो अब लोगों के ये सवाल होंगे कि इतनी टेस्टिंग करी तो है, अब फिर इतना क्यों समय लगेगा। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आप कोई भी नया इक्विपमेंट लेते हैं, नए इक्विपमेंट से यहाँ पर मतलब है कि जो कभी इंडक्ट ही नहीं हुआ है, पहली बार आप इंडक्ट कर रहे हैं, तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। एक रेजिमेंट को ट्रेन करने में समय लगता है और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी रीच करने में भी समय लगता है। तो ये एक जस्टिफाइड टाइम है, इस पे किसी भी तरीके के आउटरीच का सेंस नहीं बनता है। तो पहले तो डिलीवरी स्टार्ट होने में समय लगेगा, उसके बाद आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर जो छोटे मोटे टेस्ट वगैरह हैं वो चलेंगे और फरवरी 2027 तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएंगी, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये गन्स पहले ही अर्मीनिया को एक्सपोर्ट करी जा चुकी हैं और भारत फोर्ज ने रिकॉर्ड टाइम में इनको डिलीवर भी किया है। इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये 2 कंपनीज के बीच में डिवाइडेड है 60-40 के रेशियो में, जिसमें से जो 60% गन्स हैं ये भारत फोर्ज द्वारा बनाई जाएंगी और जो 40% गन्स हैं ये टाटा द्वारा बनाई जाएंगी। तो अटैक्स के साथ कई चीज़ें पॉजिटिव भी जाती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी आती हैं। जो पॉजिटिव्स हैं वो ये है कि ये ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इनकी मेंटेनेंस कम है। साथ में 25 लीटर का चैम्बर वॉल्यूम है, जोन 7 तक के चार्जेस को आप फायर कर सकते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल राउंड से भी आपको मैक्सिमम हिटिंग रेंज 48 किलोमीटर के मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। साथ में इसका फायरिंग रेट भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। 3 राउंड्स आप 2.5 मिनट्स में फायर कर सकते हैं, वहीं पर सस्टेन में आप 60 राउंड्स 60 मिनट्स में फायर कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड का। साथ में इनका डिप्लॉयमेंट ईजी है और क्विक है, और आपको यहाँ पर एलिवेशन और ट्रैवर्स एंगल काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जो एलिवेशन एंगल है ये -3 से +75 डिग्रीज तक का है, वहीं पर ट्रैवर्स एंगल आपको ±25 डिग्रीज का मिल जाता है। बाकी ऑटोमेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, आपको एम्यूनेशन हैंडलिंग के लिए ऑटोमेटिक क्रेन मिल जाती है। बाकी काफ़ी मॉडर्न भी है, आपको एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर मिलता है, C3I की कैपेबिलिटी मिलती है, और फर्दर यहाँ पर इसकी हिटिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए RMZ पार्ट आर्टिलरी शेल्स को बनाया जा रहा है। तो ये समय के साथ साथ और ज़्यादा बेटर होती चली जाएंगी, लेकिन इनके साथ कुछ परेशानियाँ भी हैं और वो काफ़ी हद तक एसोसिएटेड हैं जो इनिशियल डिमांड आर्मी द्वारा रखी गई थी उसकी वजह से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इसका वज़न है। तो इसका वज़न पहले करीबन 20 टन के आसपास हुआ करता था, लेकिन अब उसे कम करके 18 टन के आसपास किया गया है। लेकिन अभी भी इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है ये उससे ज़्यादा है। तो इंडियन आर्मी 15 टन के नीचे इन गन्स को चाहती है, पर ये उनसे 3 टन ऊपर है। बाकी चैम्बर वॉल्यूम ज़्यादा होने का फ़ायदा यहाँ पर यह है कि आप ज़्यादा दूर तक शॉट्स को ले सकते हैं, लेकिन ये फिर यूनिक हो जाता है अटैक्स के लिए, जिसकी वजह से नेटो स्टैंडर्ड राउंड्स को इससे फायर करने में परेशानी आती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन भी यहाँ पर एक इशू बन जाता है। तो वज़न का जो इशू है वो इसलिए है क्योंकि हमें इन्हें हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करना है और वहाँ पर हैवी गन्स को ऑपरेट करने में परेशानी आएगी, इसलिए एक रिक्वायरमेंट रखी गई है कि 15 टन से कम वजन चाहिए। लेकिन इस चीज़ को काफ़ी हद तक एड्रेस करने की कोशिश करी गई है ज़्यादा कैपेबल गन टोइंग व्हीकल्स से इनको टो करने से। तो ये जो 307 गन्स के ऑर्डर्स हैं ये इनिशियल हैं और कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि ऑर्डर संख्या बढ़कर 700 तक जा सकती है। खैर, इस पर अभी ऑफिशियली किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे तो हो सकता है अटैक्स के डिफरेंट वर्जन के बढ़ें, जहाँ पर वज़न कम करने की कोशिश करी जा रही है। तो प्रोडक्ट्स का जो इवोल्यूशन है ये कोई नई चीज़ नहीं है। कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अपने डिफरेंट आइट्रेशन में काफ़ी अच्छे बनते हैं। अटैक्स अभी भी काफ़ी कैपेबल है, लेकिन जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसके हिसाब से इन गन्स को मॉडिफाई किया जा रहा है। मोस्ट लाइकली उस रोल में भी अटैक्स उतनी ही कैपेबल रहेगी।
बाकी दूसरी जो बड़ी रिपोर्ट है ये ड्रोन्स को लेकर है। तो इंडिया की एक काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट है मेल यूएवीज़ की, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज़ की, जिसके अंतर्गत करीबन 87 ऐसे यूएवीज़ इंडिया को चाहिए। तो ये जो मेल यूएवीज़ है यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज़, इनकी सर्विस सीलिंग करीबन 35,000 फीट तक जाती है और ये 30 आवर्स तक फ्लाई कर सकते हैं। ये एज अ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट रखी गई है और ऐसे 87 यूएवीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए करीबन 20,000 करोड़ का प्रोग्राम है। तो इस चीज़ को फास्ट ट्रैक करने पर काम किया जा रहा है ताकि ये जल्द से जल्द हमारी सर्विसेज को ज्वाइन कर पाएँ। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये ड्रोन्स डोमेस्टिक कंपनीज से लिए जाएंगे, चाहे ये अडानी डिफेंस हो, सोलार डिफेंस हो, टाटा एडवांस सिस्टम हो, LNT हो या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो। क्या यहाँ पर डोमेस्टिक R&D की रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है? तो ये चीज़ ANI की रिपोर्ट में मेंशन नहीं करी गई है। जो चीज़ मेंशन करी गई है वो ये है कि यहाँ पर कम से कम 60% इंडिजिनस कंटेंट की डिमांड करी गई है। तो यहाँ पर रूम दिखाई देता है इंडियन कंपनीज के लिए कि वो किसी फॉरेन वेंडर के साथ कोलैबोरेट करें और उनके ड्रोन्स को इंडिया में इंडिजनाइज करके मैन्युफैक्चर करें। कई ऐसी कंपनीज कर भी रही हैं, जिसके अंतर्गत अडानी डिफेंस द्वारा दृष्टि जैसे ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली एल्बिट सिस्टम के हर्मीस 900 है। तो बेसिकली किसी इंडियन कंपनी को ही ये ड्रोन सप्लाई करने हैं और मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो चीज़ें नजर आ रही हैं उसके अंतर्गत यही होगा कि किसी फॉरेन फर्म्स के साथ ये कंपनीज कोलैबोरेट करेंगी और उनके किसी प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगी, जहां पर उस ड्रोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स यूज होंगे उसको 60% से ज़्यादा इंडिया से ही सोर्स किया जाएगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं तो कोई भी कंपनी स्क्रैच से स्टार्ट करते हुए ऐसे सोफिस्टिकेटेड यूएवीज़ को बनाकर खड़ा नहीं कर देगी। इसमें समय लगता है। हमने रुस्तम के प्रोग्राम में देखा है, काफ़ी समय लगा है, उसके बाद भी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हमें नहीं मिला। तो क्या ये सही रहेगा, खासकर तब जब हमने रुस्तम 2 जैसे प्रोग्राम को ड्रॉप किया है, क्योंकि कुछ जगहों पर जो डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं वो रीच नहीं हो पाई थी। तो सही चीज़ तो यहाँ पर यह है कि आपको इंडिजिनस प्रोग्राम को परस्यू करना चाहिए। R&D इंपॉर्टेंट है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अभी रुस्तम 2 प्रोग्राम के बाद आर्चर NG का प्रोग्राम है, जो कि एक्चुअली हेल कैटेगरी का UAV होने वाला है, पर साथ में आपको प्राइवेट फर्म्स को भी पुश करना पड़ेगा और बिना उनको किसी तरीके के ऑर्डर दिए हुए ये पॉसिबल नहीं है। तो जब तक उनका प्रॉफिट नहीं होगा वो R&D में खर्च नहीं करेंगे। तो ये जो 60% इंडिजिनस कंटेंट की बात हो रही है, ये एक्चुअली इन कंपनीज को थोड़ा सेफ पुश करने का तरीका है। तो अगर ये किसी फॉरेन वेंडर के साथ कोलैब करके उनके प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करते हैं, तो ये खाली असेंबली नहीं होगी, बल्कि उनको उसके पार्ट्स 60% के ऊपर इंडिया में बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी। ये करना इन प्राइवेट फर्म्स के लिए सेफर होगा ज़ीरो से R&D करने से, क्योंकि वहाँ पर पैसा आपको पानी की तरह बहाना है और जो सक्सेस है उसकी गारंटी नहीं है। यहाँ पर सक्सेस की गारंटी हो ना हो, लेकिन रिस्क उतना नहीं है। तो क्या ये आइडियल सिचुएशन है? आंसर है नहीं। क्या ये ज़रूरी है? आंसर है हाँ। तो पहले आप इनसे इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाइए, परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन बढ़ाकर। उसके बाद इनसे ही बोलिए कि इनके अपग्रेड्स आपको प्रोवाइड कराएं और आपके हिसाब से इन्हें कस्टमाइज़ करें। उसके बाद जब थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो तो प्रॉपर R&D करने के लिए भी आप इन्हें पुश कर सकते हैं। तो ये अप्रोच हमारे हिसाब से गलत नहीं है। ऑल्दो रुस्तम जैसे प्रोग्राम के साथ थोड़ी इनजस्टिस ज़रूर लगती है, पर रुस्तम पूरी तरीके से भी पिक्चर के बाहर नहीं है। अगर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन को रुस्तम 2 भी मीट कर पाता है, तब भी HAL उसे ऑफर कर सकता है। बाकी इसके साथ साथ ज़रूरी है कि जो आर्चर NG का प्रोग्राम है उसको प्रॉपर पुश मिले, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।